आज आपके साथ जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मुगल काल में भू राजस्व प्रशासन या भू प्रशासन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अब भू प्रशासन के अंतर्गत देखिए आप जो है, अब सबसे पहले तो देखें यहाँ पर जो है 3 वर्ड आते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो है भूमि के जो है हर साल जो बुआई होती है, जैसे पोलज की बात करते हैं, या फिर मतलब जो है हम बात करें प्रति जमीन की बात करते हैं, चाचर जमीन बात करते हैं, बंजर भूमि की बात करते हैं। अब देखिए, जिस भूमि को हर साल बुआई होती है उसे पोलज कहते हैं। यानी कि जिस भूमि की हर साल बुआई होता है उसे क्या कहते हैं? पोलज कहते हैं। पोलज। अब देखिए मतलब जो है वहीं पर देखिए, जब उस पर बुआई नहीं होती, जब भूमि पर बुआई नहीं होती है उसे खाली छोड़ दिया जाता है तो उसे परती कहते हैं। देखिए, जिस भूमि पर हर साल बुआई होती है उसे पोलज कहते हैं, और जिस भूमि पर बुआई नहीं होती है या मतलब देखिए उसे हम परती भूमि कहते हैं। और जब जमीन 2-3 साल तक बिना बोए रहती है, इन 2-3 साल तक उस पर कुछ बोया नहीं जाता है, तो उस भूमि को चाचर भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? चाचर भूमि। वहीं पर देखिए, वह भूमि है जिस भूमि को अधिक समय तक काश्त न करने या खेती न होने पर जो है उस भूमि को बंजर कहा जाता है, यह भूमि बंजर होती है। देखिए, 4 चीज समझ गए होंगे आप। पोलज कौन सी है? पोलज में हर साल जिस भूमि पर खेती होती है उसे पोलज कहते हैं। और मान लीजिए जो है उसके आप प्रति है, जिस भूमि पर बुआई नहीं होती, उन्हें छोड़ दिया जाता है, उसे परती कहते हैं। और जिस जमीन पर है, जिस भूमि पर 2-3 साल तक बुआई नहीं होती है उसे मतलब जो है चाचर कहते हैं। और जिस भूमि को काफी समय तक बिना बोए छोड़ दिया जाता है उसे बंजर भूमि कहते हैं। अब देखिए, वहीं पर देखिए, कपास, नील, तिलहन, ईख जैसी उपज का नगद कर लिया जाता था। यानी इन पे जो है, जैसे मान लें कपास में, यानी कि कैश क्रॉप की बात हो रही है, कपास, नील, तिलहन, ईख जैसी उपज पर नगद कर लिया जाता है। इसलिए इन जो मतलब जो है उपज को या इन मतलब जो है फसल को तिजारती फसल कहते हैं। क्या? तिजारती। तिजारती। तिजारती फसल मतलब देखिए, जो मतलब जो है जिन भूमि से मतलब नगद में कर लिया जाता है उन्हें तिजारती फसल कहते हैं। तिजारती फसल मैंने बताया, तिजारती फसल कौन कौन सी है? कपास, नील, तिलहन, ईख आदि की जो फसल होती है उसे हम तिजारती फसल कहते हैं, जिसपे हमें यानी कि एकदम कैश क्रॉप की बात करते हैं। सीधी बात देखिए, एक तरह से साधारण भाषाओं में देखिए। वहीं पर देखिए मतलब जो है हस्तोबंध। हस्तोबंध जो व्यवस्था में एक है हस्तोबंध, यानी हस्तोबंध। अब हस्तोबंध व्यवस्था में अधिकारी गांव का निरीक्षण कर कुल उपज का अनुमान लगाकर राजस्व निर्धारित करते हैं। यानी मतलब हस्तोबंध व्यवस्था में अधिकारी गांव का निरीक्षण करके ही कुल उत्पाद का अनुमान लगाकर राजस्व निर्धारित करते थे। वहीं पर देखिए, समस्त उत्तर भारत में अकबर ने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें करोड़ी कहा जाता था, जो 1 करोड़ दाम कर के रूप में एकत्रित करना उनका दायित्व था। यानी जो है अकबर ने करोड़ी नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो मतलब है 1 करोड़ दाम, मतलब समझिए एक तरह से मतलब है यानी समझ 2.5 लाख के आसपास समझिए आप। अब वहीं पर देखिए मतलब करोड़ी की नियुक्ति करके अकबर ने जो है, अब देखिए मतलब जो है अकबर ने उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में राजस्व निर्धारण की 4 मुख्य प्रणालियां प्रचलित थी। यानी अकबर और उसके उत्तराधिकारी के शासनकाल में, उत्तराधिकारी जो उनके सक्सेसर रहे हैं,
कि उसमें राजस्व की जो निर्धारण की 4 मुख्य प्रणालियां प्रचलित थी। कौन सी थी? एक तो जाब्ती या दहसाला प्रणाली, दूसरी बटाई गल्ला बख्शी, इसे कह सकते हैं मैं मतलब जो है भाओली, तीसरी थी कनकूत प्रणाली, चौथी थी नस्क प्रणाली। देखिए, अगर हम जाप्ती प्रणाली की बात करते हैं, जाप्ती प्रणाली मतलब जो है जब्ती प्रणाली भी कह सकते हैं जो है जब्ती प्रणाली। अब जब्ती प्रणाली देखिए, अकबर ने 1580 में दहसाला नाम की नई प्रणाली लागू की है, जब्ती या दहसाला। इस प्रणाली के अंतर्गत, यानी किस प्रणाली के अंतर्गत? जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और इस अवधि में उनकी कीमत का औसत निकाला जाता था। मतलब समझिए, एक तरह से मान लीजिए है भाई, जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली में इसके अंतर्गत अलग अलग फसल के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसकी अवधि में उनकी कीमत का औसत उत्पादन मतलब जो है औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता था। और इस औसत उपज का 1/3 राजस्व होता था, यानी जो उपज थी उसका 1/3 मतलब जो है राजस्व होता था। राज्य की मांग का भुगतान नकदी में होता था, जो राज्य की जो मांग थी, भुगतान होता राजस्व जो होता था वो नगद में होता था। ये तो देखिए हमारा दहसाली जब्ती में था। नेक्स्ट देखिए मतलब इसमें जो है आप देखिए, जमा ए दहसाला की प्रमुख कमियों का यह था कि किसानों की खेती के सारे खतरे खुद उठाने पड़ते थे। यानी दहसाला प्रणाली की बात हो रही है, जमा ए दहसाला की प्रमुख कमी क्या थी? इसमें क्या था? किसानों को खेती के सारे खतरे या खुद ही उठाने पड़ते थे। नेक्स्ट देखिए जो है, माप और उस पर आधारित कर निर्धारण की प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। यानी माप और उसके आधारित कर निर्धारण की प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। अकबर ने इस प्रणाली को कहां का लेके? लाहौर से इलाहाबाद तक और मालवा गुजरात के क्षेत्र में लागू किया। मतलब जब दहसाला या जब्ती प्रथा को जो है अकबर ने देखिए कहां से मतलब जो है इलाहाबाद से मतलब लाहौर से इलाहाबाद तक और मालवा गुजरात के क्षेत्र में लागू किया। और दहसाला प्रणाली जब्ती प्रणाली का विकसित रूप थी, यानी कि दहसाला प्रणाली जो थी जब्ती प्रणाली का एक विकसित रूप थी, क्योंकि इसे ही जब्ती कहा गया है, इसे ही दहसाला प्रणाली का। प्राचीन में जब्ती कहते थे, फिर थोड़ा मॉडिफाइड उसको दहसाला प्रणाली कहा जाने लगा। वहीं पर देखिए मतलब जो है नेक्स्ट जो होता है हमारा गल्ला बख्शी। नेक्स्ट है गल्ला बख्शी। नेक्स्ट प्रणाली से देखिए जो है कर निर्धारण की जो है सबसे पुरानी और सामान्य प्रचलित प्रणालियों में थी बटाई या गल्ला बख्शी कहते थे। मतलब देखिए कर निर्धारण की सबसे प्राचीन और मतलब यह सामान्य प्रचलित प्रणालियों में बटाई प्रणाली या गल्ला बख्शी कहलाती थी। बटाई प्रणाली में या इसके अंतर्गत गल्ले को काश्तकारों और राज्यों में निश्चित अनुपात में बांट लिया जाता था। यानी बटाई को या फिर गल्ले को काश्तकारों और राज्यों में निश्चित अनुपात में बांट लिया जाता था और उत्पादन को गवाही के पश्चात यानी उत्पादन को गवाही के पश्चात या गवाही के बाद या फिर उस समय जब काटने के पश्चात उसके गट्ठर बांध दिए जाते थे या फिर जो है कटाई से पूर्व कभी भी इसको जो है विभाजित कर लिया जाता था। मतलब बटाई का देखिए या तो मतलब जो है उसको गवाही से पहले की बात हो रही है या फिर फसल काटने के गट्ठर बांधने समय है या फिर उस समय फसल तैयार होती उसके कुछ समय बाद इसको बांट लिया जाता था। नेक्स्ट जो प्रणाली है वह है नस्क प्रणाली। नस्क प्रणाली